मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल स्टडीज़ के पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन में चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के पॉइंट नंबर 3 को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियोज़ में हमने इसके 2 पॉइंट्स को कवर कर लिया था। आज हम थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड पॉइंट है हु डिज़ाइंस देम एंड इन व्हाट वाई, यानी कौन कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करता है और क्यों। हु डिज़ाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान को बनाता कौन है। Is it an expert of law and social science who design the constitution? यानी जो व्यक्ति इसको बनाता है, क्या वो एक्सपर्ट होता है लॉ का, कानून का एक्सपर्ट होता है, या सोशल साइंस का एक्सपर्ट होता है। Of various countries on their demand or a group of people having outstanding knowledge. किसी भी देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जो व्यक्ति बनाता है, क्या वो सोशल साइंस का एक्सपर्ट होता है या लॉ का एक्सपर्ट होता है, ठीक है, या लोगों की डिमांड पर बनाया जाता है एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जिनके पास आउटस्टैंडिंग नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग या बुद्धि होती है। एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू देयर कंट्रीज, और जिन लोगों ने देश के विकास में या देश को इंडिपेंडेंट करवाने में कंट्रीब्यूशन दिया हो। तो सिंपल है, पहला ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, क्या वह लॉ का एक्सपर्ट है या सोशल साइंस का एक्सपर्ट है, या उसने देश के लिए कोई काम किया, अच्छा देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किया है, इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूशन किया है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो ये सब काम करते हैं। इनफैक्ट द मेकर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सिंगल पर्सन। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, या कोई एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता। इट इज डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ एन असेंबली, ये एक सभा की हेल्प से बनाया जाता है, यानी बहुत सारे लोग होते हैं उस असेंबली में, विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जिस असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को मेक किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, उस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम कहते हैं, यानी संविधान सभा। फॉलोइंग वर द नोटेबल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन मेंबर्स थे उनके बारे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रेसिडेंट थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि जो राजेंद्र प्रसाद है वो किसके प्रेसिडेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट है, और भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। अबुल कलाम आजाद, ये भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। टीटी कृष्ण नामचारी, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं। जयपाल सिंह, ये भी असेंबली के मेंबर हैं। एच.सी. मुखर्जी, ये भी मेंबर हैं। दुर्गा भाई देशमुख, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं। बलदेव सिंह, के.एम. मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सोमनाथ लहरी एक्सेट्रा। तो ये हमें कुछ मेंबर्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम हमें बताएं। आगे हम बात करते हैं व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, यानी कौन कौन सी वैल्यूज है। वैल्यूज का मतलब होता है आदर्श, जिनको हम फॉलो करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देते टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम। इफ वी गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, अगर हम ऐसे देश जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है, ऐसे डेमोक्रेटिक देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया और साउथ अफ्रीका, वी विल फाइंड सम कॉमन वैल्यूज। तो हमें कुछ कॉमन वैल्यूज मिलेंगे, यानी तीनों देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में वो वैल्यूज हैं। विच आर द सेंट्रल देम ऑफ दिस ऑल, जो सभी वैल्यूज के सेंटर हैं यानी केंद्र हैं। देखते हैं वो क्या वैल्यूज हैं, क्या आदर्श हैं, जिनको हर देश, हर डेमोक्रेटिक देश फॉलो करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम। पहला इक्वालिटी, यानी समानता, कि देश के सभी नागरिकों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री स्ट्रांगली एडवोकेट्स द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, जो हमने ऊपर एग्जांपल देखे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की वकालत करता है कि हमें किस चीज़ को फॉलो करना है, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, समानता को फॉलो करना है। एवरी ह्यूमन, मैन और वीमन, इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, लॉ के सामने, कानून के सामने सब समान है।
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस। चाहे उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सोशल स्टेटस कैसा भी हो, उनकी कास्ट चाहे जो भी हो, पॉलिटिकल स्टेटस, ठीक है, चाहे वो नेता हो या आम आदमी हो, सभी बराबर हैं। द गवर्नमेंट वर्किंग अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गारंटी, यानी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसी सरकार जो किसके अंडर काम करती हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करती हो, वो ये गारंटी देती है टू इट्स पीपल, अपने देश के लोगों को, टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन इक्वेलिटी इन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट, कि आप अपने देश के अंदर क्या मेंटेन करोगे, इक्वेलिटी मेंटेन करोगे। सेकंड वैल्यू है जस्टिस। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक महत्वपूर्ण आदर्श है जो कि संविधान के सेंटर में होता है, ठीक है, मध्य में। ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहाँ जब संविधान बनाया जाता है तो सेंटर वैल्यू क्या होती है, जस्टिस, यानी न्याय सबको मिलना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जस्टिस टू इट्स ऑल पीपल। संविधान निर्देश देता है सरकार को कि वह क्या प्रोवाइड करवाए, सभी को जस्टिस, न्याय, टू इट्स ऑल पीपल, सभी लोगों को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को, देश के नागरिकों को न्याय मिले। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक फील्ड के अंदर उनको न्याय मिले। सोशल और रिलीजियस स्टेटस, ठीक है, यानी किसी भी, चाहे वो उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, समाज की किस जाति से आता है, रिलीजियस स्टेटस किसी भी धर्म का हो, सभी को कानून के सामने समान समझा जाएगा और सभी को न्याय मिलेगा। फॉर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव स्पेशल प्रोविजन टू स्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब सभी को न्याय मिले, इस चीज को इंश्योर करने के लिए हर देश के अंदर जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है, डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, दैट कैन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल। और वो जुडिशरी लोगों के राइट्स को, अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है, एंड सुपरवाइज द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और निगरानी, नज़र बनाए रखती है, निगरानी रखती है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। लिबर्टी यानी आज़ादी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज गिव स्पेशल स्ट्रेस यानी मुख्य दबाव, खास बात पे जोर देती है, ओवर द लिबर्टी ऑफ सिटीजन। और वो खास बात क्या है कि जितने भी नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता मिले। तो हर एक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ पर इस चीज़ पर खास जोर दिया जाता है कि उस देश के हर नागरिक को क्या मिले, स्वतंत्रता मिले। दीज आर अगेंस्ट द अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन। और ये क्या कहता है कि जो अकारण ही बंदिशें लगाई जाती हैं देश के नागरिकों पर, रिस्ट्रिक्शन होती है बाधाएं या बंदिशें, अनरीजनेबल यानी अकारण, तो जो अकारण ही बंदिशें या बाधाएं डाली जाती हैं स्वतंत्रता के अंदर लोगों की, उसको हटा दिया जाना चाहिए, हर एक व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए। दीज कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड द फुल लिबर्टी फॉर द सिटीजन्स। और ये पूरी आज़ादी देते हैं अपने देश के नागरिकों को, लेकिन एक चीज़ को छोड़कर, अनटिल देयर एक्शंस आर नॉट अगेंस्ट द राइट्स ऑफ अदर पीपल। यानी एक व्यक्ति को आज़ादी तो मिली है, लेकिन इसकी आज़ादी नहीं मिली कि आप दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीनो, ठीक है, एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन, और देश की स्वतंत्रता के साथ आप खिलवाड़ करो। यानी आपको आज़ादी तब तक ही है जब तक कि आप अपने दायरे में रह के काम करते हो, दूसरे के राइट्स आप नहीं छीन सकते, और ना ही देश की सिक्योरिटी के साथ आप, ठीक है, गड़बड़ कर सकते हो। सेकुलरिटी यानी धर्म निरपेक्षता, देश में हर एक धर्म को समान माना जाना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज एडवाइज टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो हमारा संविधान क्या कहता है कि हर एक धर्म की रिस्पेक्ट की जाए, एंड डू नॉट डिक्लेयर एन ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, इसमें रिलीजन कर लेना, यहाँ पर रिलीजन की स्पेलिंग आप कर सकते हो। तो किसी भी देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सभी धर्मों को समानता दी जाएगी, देश का कोई एक धर्म नहीं होगा। दीज कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड डू नॉट हार्म द पीपल फिजिकली एंड मेंटली। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है सरकार से
कि आप सारे धर्मों को समान मानोगे, समान व्यवहार करोगे और किसी भी व्यक्ति को ना तो मेंटली हार्म करोगे धर्म के लिए, ना ही फिजिकली हार्म करोगे। रिपब्लिक यानी गणराज्य या गणतंत्र, इट इज वन ऑफ द मोस्ट गाइडिंग वैल्यू दैट फॉर्म द सोल ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये एक मार्गदर्शन करने वाला आदर्श है जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, और एक आत्मा है ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक लोकतांत्रिक देश के कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है रिपब्लिक। अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एन इलेक्टेड पर्सन। ये क्या कहता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, उसका जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, जैसे हम पीएम नरेंद्र मोदी हैं, या जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जनता खुद उन्हें वोट डालकर इलेक्ट करती है। एंड नॉट अ हेरिडेटरी वन, हेरिडेटरी होता है वंशानुगत, यानी पहले कोई होगा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, ऐसे नहीं होगा। हर बार इलेक्शन होंगे, जनता अपने वोट डालेगी और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगी। डेमोक्रेसी इटसेल्फ मीन्स अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी का मतलब यही है, हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कि ऐसी सरकार जो किसके द्वारा इलेक्ट की जाए, बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, कैन वी मेक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इफ द कंडीशंस नीड सो। क्या हम जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, ठीक है, हमारे देश के लिए, उसमें बदलाव कर सकते हैं? अगर ऐसी स्थिति की हमें जरूरत है या ऐसी कंडीशन आ गई कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य कर सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री बोथ आर बेस्ड ऑन रेशनल थॉट्स। देखिए, रेशनल थॉट होता है तर्क संगत विचार, ऐसे विचार, ठीक है, जो रीजनेबल हो, ठीक है, रेशनल हो। यानी कोई भी डेमोक्रेटिक देश हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज पर आधारित होता है कि जब भी ऐसी जरूरत आएगी कि संविधान में अब बदलाव कर दिया जाना चाहिए या हमें किसी बदलाव की नीड है, उस समय उसको किया जाए। क्योंकि जिस समय संविधान बनता है, मान लेते उसके 10 20 या 50 साल के बाद कोई ऐसी कंडीशन आ गई, जब संविधान बना था उस समय की बातें उस प्रेजेंट कंडीशन पर लागू नहीं होती हैं, तब हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट हैज ऑल प्रोविजन एंड लॉज रिगार्डिंग द वास्ट डाइवर्सिटी एंड लिविंग स्टाइल्स, रिलीजियस बिलीफ एक्सेट्रा। हमारे संविधान में हर प्रावधान है विभिन्नताओं को लेकर, यानी हमारा देश विविधताओं से भरा है। उसके अंदर अलग अलग लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल के लोग हैं, चाहे उनका रिलीजियस बिलीफ कोई भी हो, यानी इन सब को लेकर सभी के लिए प्रोविजन लिखे हुए हैं। अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, बट द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव मेंशन्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो संविधान बनाने वाले हमारे मेकर्स थे, उन्होंने खुद संविधान में ये लिखा है कि किस प्रकार से संविधान में बदलाव किया जा सकता है। If something important has been left or some new circumstances need so, circumstances होता है परिस्थिति, तो उन्होंने लिखा है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट हमसे छूट गया है तो बाद में आप उसमें ऐड कर सकते हो, या कुछ ऐसे सर्किमस्टांसेस आ गए हैं, नई स्थितियां आ गई हैं, उसके हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते हो। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट यानी संशोधन या सुधार, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन इन पार्ट 20, ठीक है, भाग नंबर 20, आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो प्रोसीजर है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करेंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखा हुआ है, 20, और आर्टिकल नंबर कितने में लिखा है, 368 में, कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोविजंस 104 amendments or changes have been made in the constitution of India till 25th January 2020। तो इसने क्या कहा है, आज यानी 25 जनवरी 2020 तक हमने अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बदलाव कर लिए हैं, 104 अमेंडमेंट हम कर चुके हैं 25 जनवरी 2020 तक, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है, एन एग्जाम्पल ऑफ द रिसेंटली डिजाइंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब एग्जाम्पल दिया है, हाल ही में एक कंट्री है जहाँ
कुछ समय पहले ही संविधान बना है। ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कुछ ही का कुछ आगे बढ़कर हम बातें जानेंगे। Here we are giving you an example of such a country which was one of the most condemned undemocratic countries। condemned होता है निंदनीय, जिसकी निंदा की जाती हो। तो एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा निंदित था अपने अनडेमोक्रेटिक कंट्री होने पर, उसी का एग्जाम्पल हमें दिया है। इन द वर्ल्ड यानी विश्व में, यानी विश्व में उसकी निंदा होती थी क्योंकि वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। कब तक की बातें? या 1994 की बातें। तब तक ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वहाँ कोई संविधान नहीं था। बट ऑन 26 अप्रैल 1994 इट बिकम ए डेमोक्रेटिक एंड नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी 1994 तक उस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक कंट्री होता था और इसी के लिए उसकी निंदा की जाती थी। लेकिन 26 अप्रैल 1994 को वो देश कैसा बन गया? डेमोक्रेटिक। और आज वो एक मॉडल है, एक आदर्श है सभी के लिए डेमोक्रेसी कंट्रियों में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच ऑफ साउथ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ ए प्रिम्बल। किस देश की बात हम कर रहे थे? साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ ए प्रिम्बल, यानी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना है। प्रिम्बल क्या होती है? प्रस्तावना। 14 चैप्टर्स, 14 उसमें चैप्टर हैं, कंटेनिंग 244 सेक्शन, 244 उसमें भाग हैं, सेक्शंस हैं, एंड 8 शेड्यूल। शेड्यूल होते हैं अनुच्छेद, और उसमें 8 शेड्यूल है, सॉरी अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ हैं। बट मेकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। लेकिन क्या साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, डेमोक्रेटिक बनाना उस कंट्री को इतना आसान था? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क था वहाँ पर, यानी असाधारण काम था। ऐसा लग रहा था कि होना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं होगा। लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका हैज़ a long journey of freedom, struggle and establishment of democratic rule। भारत की तरह ही साउथ अफ्रीका ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है अपनी आज़ादी के लिए और एक डेमोक्रेटिक रूल के लिए। इन प्लेस ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड होती है रंग भेद की नीति, यानी पहले हमारे जैसे ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज से हमने आज़ादी ली, वहाँ वो किस नीति के गुलाम थे? अपार्थेड के। बेस्ट अप्रेसिव रूल, अप्रेसिव होता है उत्पीड़न का शासन, अत्याचारी शासन। वहां पर रंग भेद था और अत्याचारी शासन था। एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है। द वाइट यूरोपियंस रूल्ड ओवर नॉन वाइट्स। सफेद यूरोपियन मतलब जो सफेद, जो ब्रिटिश थे, यूरोपियंस थे, वो नॉन वाइट्स यानी काले लोगों पर राज किया करते थे। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ प्रोमिनेंट लीडर नेल्सन मंडेला एंड अदर। प्रोमिनेंट आता प्रसिद्ध, तो एक लंबा संघर्ष किया उनके सबसे प्रसिद्ध नेता लीडर नेल्सन मंडेला और दूसरे लोगों ने। अपोजिट ग्रुप बिकम रेडी टू फॉर्म ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो उनका विरोधी दल था जिसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, आंदोलन किए उन्होंने, वो रेडी हो गया कि हम एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। कॉमन मतलब जो गोरों के लिए भी बराबर होगा और कालों के लिए भी बराबर होगा, यानी यूरोपियंस के लिए भी, वाइट यूरोपियंस के लिए भी इक्वल, और ब्लैक जो अफ्रीकन थे उनके लिए भी इक्वल। बट द प्रॉब्लम ऑफ रेशियल थॉट, वाइट एंड ब्लैक कलर ऑफ पीपल दैट क्रिएट डिफरेंस अमंग देम। लेकिन रंग भेद का जो विचार था, गोरे और काले का जो विचार था, उसने उनके बीच में अंतर पैदा किया हुआ था। was the main problem in the way of making of a democratic constitution of South Africa। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए साउथ अफ्रीका को, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो ये विचार है गोरे और काले का जो फर्क था, वो सबसे बड़ी दीवार बना हुआ था। द अप्रेजर एंड द अप्रेज्ड मतलब अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला। करने वाला कौन है? वाइट यूरोपियन। सहने वाला, ठीक है, ब्लैक अफ्रीकन्स। बोथ वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर, दोनों ये सोच रहे थे कि हम साथ साथ रहें। एज इक्वल इन द न्यू डेमोक्रेसी, जो हम न्यू डेमोक्रेसी बनाने वाले हैं हमारे देश में, उसके अंदर दोनों वाइट्स और ब्लैक्स इक्वली रहे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये एक आसान काम नहीं था। फॉर देम, उनके लिए, टू बिलीव ईच अदर, एक दूसरे पे विश्वास करना, क्योंकि पहले उन पर अत्याचार हुए हैं गोरों के द्वारा, तो उन पर विश्वास करना इतना आसान नहीं था। दे हैड देयर ओन वरीज एंड वांटेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, उनकी अपनी अपनी चिंताएं थी और चाहते थे, क्या चाहते थे?
सुरक्षा अपने हितों की, अपनी भलाई की। द ब्लैक मेजोरिटी वांटेड टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। जो वाइट मेजोरिटी सॉरी ब्लैक मेजोरिटी थी वो ये चाहते थे कि जो मेजोरिटी रूल आए, यानी सरकार कैसे बने, मेजोरिटी के हिसाब से जिसको ज़्यादा वोट मिले वही सरकार को चलाए, वो उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यानी हमें ऐसी सरकार चाहिए जहाँ लोगों को इलेक्शन का अधिकार हो, वोट डालने का अधिकार हो और मेजोरिटी से सरकार बने, जैसे कि इंडिया में बनती है, जो जिसके पास इतने ज़्यादा वोट उसकी ही सरकार। दे वॉन्टेड बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ब्लैक लोग जो थे वो चाहते थे कि हमें सामाजिक अधिकार मिले और इकोनॉमिक राइट मिले, आर्थिक अधिकार मिले। द वाइट माइनॉरिटी शोट टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। शोट होता है मांगना। अब वाइट माइनॉरिटी यानी वाइट थे कम ही, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, अल्पसंख्या में। ठीक है, यानी जहाँ गोरे लोग थे कम, अब वो क्या मांग कर रहे थे कि हमारे प्रिविलेज जो हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। प्रिविलेज होते हैं विशेष अधिकार, जो हमारे पास विशेष अधिकार हैं उनको हमें प्रोटेक्शन चाहिए, और हमारी प्रॉपर्टी कोई ना ले, हमें प्रॉपर्टी की भी प्रोटेक्शन चाहिए। आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशन होता है विचार विमर्श, तो लंबा विचार विमर्श चला। बोथ ग्रुप्स एग्रीड टू ए कॉम्प्रोमाइज, और दोनों वाइट्स एंड ब्लैक्स एक समझौते पर राजी हुए। द वाइट्स एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। वाइट्स ने एक्सेप्ट किया किसको, मेजोरिटी रूल को, कि जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी, जिसके ज़्यादा वोट होंगी वही रूल करेगी। एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, और हर एक व्यक्ति को अपना अपना वोट डालने का अधिकार होगा, यानी हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, हर व्यक्ति का एक वोट। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट, उन्होंने ये भी स्वीकार किया, सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, कि कुछ जो वर्कर्स हैं या जो गरीब लोग हैं उनको भी कुछ राइट्स दिए जाने चाहिए। द ब्लैक एडमिटेड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है पूर्ण रूप से। अब ब्लैक्स के मानने की बात आई, यानी गोरों ने इतनी बातें मानी, अब कुछ काले भी मानेंगे। उन्होंने माना कि हम मेजोरिटी रूल को तो मानते हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नहीं होगा कि सारे ही ब्लैक आए। They accepted that the majority would not take away the property of the white minority। यानी अगर मेजोरिटी में ब्लैक्स आते हैं तो वो वाइट लोगों की प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, जो उनके पास है उनके पास ही रहेगी। दिस कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट इजी, और ये जो समझौता था इतना आसान नहीं था। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे ये समझौता लागू हुआ, क्वेश्चन है। इवन इफ दे मैनेज टू बिलीव ईच अदर, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास किया, क्योंकि इतने सालों तक गोरों ने उन पर अत्याचार किए, कालों ने उनके अत्याचार सहे, तो एक दूसरे पर उन्होंने विश्वास कैसे किया। वॉट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन, क्या गारंटी थी कि विश्वास टूटेगा नहीं इन फ्यूचर, भविष्य में। अब हम आगे 7th पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।